हेलो एंड वेलकम टू हिमदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरापिस्ट। मैंने अपनी डिग्री पीजीआई चंडीगढ़ से किया हुआ है। ग्रेजुएट हूँ मैं पीजीआई चंडीगढ़ से। और हिमवेदा फिजियोथेरेपी जो मेरा एक फिजियोथेरेपी का सेंटर है, 3 लोकेशन पर चल रहा है, चंडीगढ़, मोहाली एंड खरड़ में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ न्यू इन फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपी में एक पेशेंट के लिए या एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए क्या नया है। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं, जो फिजियोथेरेपी में आ चुके हैं, जो पेशेंट हैं, उनके लिए क्या नया है फिजियोथेरेपी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फिजियोथेरेपी जब भी आप सर्विस अवेल करते हैं, जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिकमेंडेड होता है, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको जो थेरेपी देने वाला फिजिकल थेरेपिस्ट है, उसका सिस्टम क्या है और वो किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। और क्योंकि उसी तरह के एनवायरनमेंट से आपको थेरेपी भी मिलनी है। क्या उसके साथ में काम करने वाले जो सिस्टम है उसमें कोई सीनियर है, उसका भी कोई सीनियर है, क्या कोई रेफरल का सिस्टम है, क्या उसकी जो क्लिनिक है या फिर उसका जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर कि फर्दर किसी से रिव्यू किया जा सकता है। कॉमनली हम इन चीज़ों को पेशेंट को नहीं बता पाते और पेशेंट भी पूछ नहीं पाता। नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं एक पेशेंट में, वो पेशेंट तो बहुत फटाफट बता देता है हमें, लेकिन दिक्कतें वहाँ पर आती है जहाँ पर चीज़ें अनडायग्नोज्ड होती हैं। और आज के समय में मैं मान के चलता हूँ कि डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डायग्नोसिस होने के बाद ही ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल हो जाता है पेशेंट के लिए। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपका कैसा है, पहला। सेकेंड है कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसने किस तरह के माहौल में काम किया हुआ है, किस जगह से काम किया हुआ है, अभी तक के लाइफ में फिजिकल थेरेपी का जो टाइम है, लाइफ है उसका, उसमें उसने कितने पेशेंट देख चुका है वो, और कितने वैरायटी ऑफ पेशेंट देख चुका है। क्या आप रेयर डिजीज़ लेकर आए हैं उसके पास में और वो उस रेयर डिजीज़ को उसने अपने लाइफ में देखा है, क्या उसको अवेयरनेस है, क्या उसे मेडिसिन का, सर्जरी का बेहतरीन नॉलेज है। आज के समय में फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी माइनर मेजर ऑपरेशन से गुजरे हुए होते हैं, गॉन थ्रू होते हैं, और वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी उनके बॉडी में होता है। आज के समय में हमारे पास में पेशेंट कैंसर से रिलेटेड भी आते हैं। आज के समय में जो पेशेंट है वो इंटरनल ऑर्गन, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट में बोलूँ, इसके पेशेंट होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को हैंडल करना, टैकल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके प्रॉब्लम के साथ साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पर नई जो टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ फिजियोथेरेपिस्ट करता है। एक एग्जांपल दूंगा कि किसी ने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया और उसका जॉइंट काफ़ी पेनफुल है। इसमें फिजिकल थेरेपी क्या कर सकता है, अपनी एक्सरसाइजेज करवाएगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली एडवांस चीज़ ये है कि मशीनें हैं वो यूज कर सकते हैं। इसका एक मशीन का नाम है CPM, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन। इस मशीन पर पेशेंट को अगर हम डाल दें तो पेन कम से कम होगी, इंजरी कम से कम होगी। कुछ ऐसे मशीनें होती हैं जहाँ पर कि अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा है तो उसको आप लगा सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए, और आज के समय में ये काफ़ी इफेक्टिव है। टेंस बोलते हैं इसे, या पेन रिलीवर भी बोलते हैं इसे। अल्ट्रासोनिक बहुत ही यूज़फुल होती है स्पोर्ट्स के केस में। अगर कोई पेशेंट है जो स्पोर्ट्स कर रहा है, आप उस स्पोर्ट्स वाले पर्सन को एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हैंडल करेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल और स्पोर्ट्स में फ़र्क हो जाता है। स्पोर्ट्स वाले को हम कभी भी डायरेक्टली या डॉक्टर्स डायरेक्टली मेडिकेशन पर नहीं डालता, क्योंकि मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सेडेटिव होते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें उनकी स्टोमक अपसेट होती है, स्टोमक ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज़िया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे समय में स्पोर्ट्स वाले को मेडिसिन नहीं देते, तो क्या उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है?
उसके अलग ही पैरामीटर्स होते हैं देने के, और ट्रीटमेंट के भी अलग पैरामीटर्स होते हैं। लाइक कि अगर आपको एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास में कोई स्पोर्ट्स वाला आता है और उसको आज ही गेम खेलना है, तो उसने मेडिसिन तो लेना नहीं है क्योंकि वो अवॉइडेड है, सेडेटिव हो सकता है, फिर स्टोमक अपसेट हो सकता है उसका। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिजियोथेरेपिस्ट को करना होता है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और जिस पर वो चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पर उस तरह के केसेस को देख लेते हैं। कोई एक पेशेंट है जो गरेटिक है, गरेटिक मीन्स काफ़ी ओल्ड है, 80 प्लस का एज के साथ में है, हाईली ऑस्टियोपोरोटिक है। अब ऐसे पेशेंट को आप किस तरह से हम देखते हैं, या एक फिजियोथेरेपिस्ट कैसे देखता है? अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसने कभी लाइफ में नहीं देखा है पेशेंट को जो 80 प्लस वाले हैं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको हैंडल कैसे करें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, मशीनें हैं जहाँ पर जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं, बॉडी को सपोर्ट करने का सिस्टम उसे दे सकते हैं, उसको रिहैब में डाल सकते हैं जहाँ पर कि पेशेंट बहुत इजीली सारे मूवमेंट को कर पाए। तो रिहैब सेंटर में ऐसी फैसिलिटी हो जाती है जहाँ पर कि इस तरह के पेशेंट को या हैंडीकैप्ड पेशेंट को हम देख पाते हैं। तो इसकी भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि इस तरह का पेशेंट आते हैं तो क्या आप उस तरह के सिस्टम में रेफ़र कर पाते हैं। रेफरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने ही सिस्टम में रेफ़र कर सकते हैं पेशेंट को छोटे से जगह में रोक कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं न कहीं उस पेशेंट को फिर लॉस होता है इन चीज़ों का, क्योंकि उसको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो रेफरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर्स के साथ में, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, सर्जन के साथ में भी अच्छी रैपो होनी चाहिए, ताकि समय आने पर उनके लिए, पेशेंट के लिए बात किया जाए। फिजियोथेरेपी का जो रेफरल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आज के समय में मैं खुद ही देखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस में है कि बहुत ही कम लोग रेफ़र होकर के आते हैं हमारे पास में। जो भी रेफ़र होकर के आते हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मजबूरी होती है उनकी। लेकिन एक नॉर्मल रेफरल हो, लाइक कि किसी को सर्जरी हुआ और डॉक्टर्स वहीं से स्टार्ट कर दें कि आपको इसके बाद आफ्टर 5 डेज़ और 10 डेज़ या आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑस्थेसिस आपको फिजियोथेरेपी लेनी है, और इस तरह से फिजियोथेरेपी लेनी है और इतने समय के लिए लेनी है। तो वहाँ पर पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा बचाव है और चीज़ें बहुत तेज़ी से ठीक होती हैं, और वो जब ठीक होने का जो सिस्टम है वो पेशेंट को बहुत ही फ्रूटफुल होता है। वो फ्यूचर में भी पेशेंट के लिए बड़ा काम करते हैं। मैं कुछ सिम्टम्स पर आऊँगा, कुछ प्रॉब्लम पे आऊँगा, जहाँ पर कि पेशेंट बहुत ही कॉमनली ये बात करते हैं। किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल के लिए आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई कैरोप्रैक्टर को ढूंढता है और कैरो करवाना चाहता है। इंडिया में कैरोप्रैक्टर की कोई स्टडी नहीं है, पहली बात तो। जिसने भी सीखा हुआ है, कैरोप्रैक्टर सीखा हुआ है या कैरोप्रैक्टर करता है, वो कहीं न कहीं अपने स्किल्स कहीं और से लेकर आया हुआ है। तो आप ज़रूर यहाँ पर उनसे पूछें कि क्या आप एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं? क्या सर्टिफाइड आपके पास में डिग्री है? इन चीज़ों पर ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर वेयर एंड टियर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है और उसने अपनी पढ़ाई अच्छे से की रखी है, डिग्री है उसके पास में, तो ज़रूर उसे अपनी थेरेपी लें। अदरवाइज़ उसे ना कर दें, मना कर दें। किसी और के बोलने पर नहीं जाएँ, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जब कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास में मिलता है, उनके सेंटर में जाते हैं या उनको आप होम विजिट के लिए घर पर बुलाते हैं, तो क्या उनके पास में उनकी डिग्री है? आप पूछ सकते हैं उनसे। जब सेंटर में जाते हैं तो फिर तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो टोटल प्रोफाइल जो है ऑनलाइन होता है और उनके क्लिनिक में भी होता है, तो दिख जाता है कि कहाँ से पास आउट है और क्या-क्या स्किल है इनके पास में। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मेरा डायग्नोसिस है, इस पर आप क्या-क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरह से चीज़ें बाहर निकल कर के आती है कि हमारी जो डायग्नोसिस है उस पर आप ट्रीटमेंट क्या देंगे। मैं सिंपल सा एक बात बताऊँगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को नहीं करवानी चाहिए, लेकिन वो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के करवा लेते हैं उन चीज़ों को। आप उन टेक्नोलॉजी को या उस टेक्निक को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट को जानेंगे।